के अंतर्गत एक छात्र अपने गुरु से शिक्षा प्राप्त करता था और गुरुकुल का माहौल उसके व्यक्तित्व की उन्नति के लिए एक बहुत जरूरी शर्त था। कोविड के एक लंबे गैप के बाद ओजांग आईएएस एकेडमी लेकर आई है गुरुकुल फाउंडेशन बैच 2024 के लिए। ये केवल 50 ऐसे स्टूडेंट्स के लिए हैं जो गुरुकुल पद्धति में रहना और पढ़ना चाहते हैं, जहां पर क्लासेस के साथ साथ मेंटर्स की गाइडेंस लाइब्रेरी फैसिलिटी के साथ उपलब्ध है, ताकि उनके रिवीजन, उनके व्यक्तित्व विकास, उनकी आंसर राइटिंग और चहुमुखी विकास उनके साथ जुड़ सकें। अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं गुरुकुल फाउंडेशन के साथ, तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है नोएडा की खूबसूरत धरती पे, जहां ग्रीनरी है, जहां दिल्ली की भीड़भाड़ से दूर एक शांति है, जहां साफ हवा है और जहां पर आपको पढ़ने का माहौल उपलब्ध है। साथ ही साथ क्लास के बिल्कुल नज़दीक ही आपको मिलेगी रेसिडेंशियल सुविधा। आप हॉस्टल में रह सकते हैं, साफ खाना खा सकते हैं और अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात, आप अपने शिक्षकों की गाइडेंस में अपनी पूरी व्यक्तित्व, अपने पूरे पर्सनालिटी को जबरदस्त तरीके से विकसित कर सकते हैं। स्वागत करता हूं, इनवाइट करता हूं हिंदी और इंग्लिश मीडियम के बैच में 50 ऐसे स्टूडेंट को जो गुरुकुल के साथ जुड़ना चाहते हैं। दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे इसमें सभी बच्चों को एडमिशन नहीं मिलेगा। जितने भी लोग इसमें अपनी अर्जियां देंगे, जितने भी लोग एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे, उनकी काउंसलिंग होगी मेरी और मेरी टीम के साथ, और वहां पर हम चयन करेंगे बेस्ट स्टूडेंट का जो इस प्रोग्राम के साथ जुड़ना चाहते हैं। तो मार्च के एंड में शुरू होने वाले इस प्रोग्राम के साथ जल्दी से जल्दी जुड़िए और गुरुकुल फाउंडेशन का हिस्सा बनिए। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप बिल्कुल स्वस्थ होंगे और आज की क्लास के लिए बिल्कुल तैयार होंगे। आज की क्लास उन सभी के लिए है जो आईएएस में अपना मोटिवेशन खोज रहे हैं, जो ये चाहते हैं कि इतनी बड़ी लड़ाई को वो लड़े कैसे। वो जानना चाहते हैं आईएएस क्या होता है, यूपीएससी क्या होता है, सैलरी कितनी होती है, पावर्स क्या होती हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट आज की वीडियो में आपके सवाल का जवाब देने जा रहा हूं जो लंबे समय से मुझसे पूछा जा रहा था। अगर सर ये इतना टफ एग्जाम है, अगर आईएएस नहीं निकला तो फिर हमारा तो करियर खत्म हो जाएगा, हमारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग और आगे बढ़ते हैं। आईएएस कैसे बने, क्या है उसके लिए योग्यताएं, सैलरी, उसके कार्य और उसके फुल फॉर्म के साथ साथ बहुत सी चीजों को आज जानने की कोशिश करते हैं। तैयार हैं आप सभी दोस्त? अगर तैयार हैं तो आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, यस सर वी आर रेडी। हम जानना चाहते हैं कि एक आईएएस के काम क्या होते हैं, क्यों मैं बार बार कहता हूं आईएएस व्यक्ति नहीं व्यक्तित्व का इम्तिहान है, और कैसे अगर आप यूपीएससी की तैयारी को दिल से करते हैं, उस प्रक्रिया को पालन करते हैं, तो आपको कोई भी रोक नहीं सकता। आपकी जो एक जिसे कहते हैं ना कि आजीविका की सुरक्षा, वो अपने आप बन जाती है। तो आज इन सारे सवालों का मैं जवाब स्टेप बाय स्टेप देते जाऊंगा और मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे से इस बात को कर पाएंगे, बहुत अच्छे तरीके से इसको आगे लेकर बढ़ पाएंगे। तो सोचना किस बात का, चलिए शुरुआत करते हैं और जबरदस्त तरीके से आगे बढ़ते हैं। सो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और यहां पर हम आगे बढ़कर इस चीज को समझते हैं। अगर रेडी हैं तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, यस सर वी आर रेडी। हम आज के सेशन के लिए रेडी हैं। आईएएस कैसे बने, क्या है उसकी योग्यता, सैलरी, कार्य और उसके फुल फॉर्म के बारे में, पावर्स क्या है इसके पास। बहुत मजा आएगा आपको आज की क्लास में और आपके बहुत से सवालों के जवाब भी आज यहां पर मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं और साथ ही साथ आगे बढ़ते हैं। बहुत से बच्चे जीएस फाउंडेशन में नहीं जुड़ पाए थे हमारे साथ, तो जीएस फाउंडेशन का बैच शुरू हो रहा है 12 अप्रैल से, यानी बुधवार के दिन सुमित सर शुरुआत कर रहे हैं। पॉलिटी से यानी राज व्यवस्था से शुरुआत हो रही है और बैच की जो फीस है फाउंडेशन की, देश में सबसे सस्ता बैच 6,999 का ये बैच है और आप इस बैच के साथ जुड़ सकते हैं। बहुत से बच्चे पिछली बार नहीं जुड़ पाए थे, तो यहां से आप शुरुआत कर सकते हैं 12 अप्रैल से 6,999। जी हां, पूरे एक साल का कोर्स अलग अलग शिक्षकों के द्वारा बाइलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश में ऑनलाइन क्लासेस यहां उपलब्ध हैं। चलिए हम पहले आगे बढ़ते हैं और महत्वपूर्ण चीजों के बारे में एक बार बात कर लेते हैं। रेडी है दोस्तों? ध्यान रखना, जब यूपीएससी में उतर रहे हो तो तुम्हें बहुत सी चीजों का बलिदान करना पड़ेगा, क्योंकि तुम कुछ बनाने जा रहे हो। आप में से अभी बहुत लोग बहुत छोटे होंगे, ऐसा लगता होगा कि जिंदगी के सपने उनके सामने बिखरे पड़े, लेकिन जिंदगी जो शब्द है ना, ये जिंदगी एक लैब की तरह होती है, एक युद्ध क्षेत्र की तरह होती है, जहां आपको हर पल टेस्ट किया जाता है। और वो टेस्ट किया जाता है जिसे हम लोग कहते हैं कि जो सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, जो सबसे फिट होता है वही आगे जा पाता है। लेकिन इस
जिंदगी में कुछ भी पाने की एक बहुत बड़ी कीमत होती है, और जितना बड़ा तुम पाना चाहोगे उतनी बड़ी कीमत तुम्हें चुकानी पड़ती है। याद रखना कि वक्त बहुत जालिम होता है साहब, वक्त बहुत जालिम होता है साहब, तजुर्बा देकर मासूमियत छीन लेता है। आपको एक्सपीरियंस तो हो जाते हैं, लेकिन आपकी मासूमियत चली जाती है। तो याद रखना, इस एग्जाम में अगर उतरे हो तो पूरी ताकत झोंक कर उतरना, और बहुत सी पीड़ाओं से गुजरना पड़ेगा। तुम्हारे अपने तुम्हारा साथ छोड़कर चले जाएंगे, तुम्हें अपनों से लड़ना पड़ेगा, उनके तानों को झेलना पड़ेगा, लेकिन अगर झेल लिया तो जहां तुम पहुंचना चाहते हो वहां पहुंच जाओगे। जिंदगी इसी का नाम है। अपनी जितनी दुनिया की कड़वाहटें हैं अपने अंदर रख लेना, क्योंकि तुम दुनिया को कुछ पॉजिटिव देने के लिए आए हो, यह विश्वास से रखना। अगर यह विश्वास है तो आज का सफर शुरू करते हैं। अगर है विश्वास तो मुझे यस लिखकर भेजिए कि हां सर, दुनिया भर की जो जितना भी जहर है मैं पी लूंगा, दुनिया के तानों को सह लूंगा, अपना व्यक्तित्व ऐसा बनाऊंगा कि हजारों लाखों जिंदगियों में मैं परिवर्तन कर पाऊंगा। अगर ये उम्मीद है, ये आशा है, ये हौसला है, ये दृढ़ प्रतिज्ञा है, तो ये सफर बहुत खूबसूरत होने वाला है। और अगर ये नहीं है तो हर पल तुम्हारे पैर में इतने कांटे चुभेंगे कि लहूलुहान होकर गिर पड़ोगे। तो तुम्हारे इरादे ही तुम्हारे चलने का जो गति है वो तय करेंगे। तो अब सोचना किस बात का, चलते हैं। तो आज हम समझते हैं यूपीएससी के बारे में, और आज के वीडियो में हम क्या क्या समझेंगे। यूपीएससी क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, यानी योग्यता क्या है, एज लिमिट क्या है, बहुत से लोग जानना चाहते हैं कब वो अटेम्प्ट दे सकते हैं, पैटर्न क्या है एग्जाम का, और ड्यूटीज क्या होती है एक आईएएस ऑफिसर की, और क्यों ये एग्जाम मल्टी डायमेंशनल आपका व्यक्तित्व चाहता है। अगर जो स्टूडेंट अभी से अपने आप को अलग अलग चीजों में तैयार करना शुरू कर देंगे, वो ये समझ पाएंगे आज की क्लास से कि उनके जीवन में कितने सकारात्मक परिवर्तन आने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, सिलेबस क्या होता है, साथ ही साथ कितने अटेम्प्ट अलाउ हैं, और क्या अगर मेरा आईएएस में नहीं हुआ, जो सबसे लास्ट क्वेश्चन, इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना, कि अगर मेरा नहीं हुआ तो मेरे पास ऑप्शन क्या क्या है। मात्र ये तैयारी करके मैं अपनी लाइफ को कहां सेटल कर सकता हूं, और मैं कभी भी अब इसके बाद जिंदगी में पैसे की तंगी नहीं झेलूंगा। इस वीडियो का जो सबसे बड़ा मैसेज है वो ये है कि अगर मेरा आईएएस में नहीं हुआ तो मेरे पास क्या, मैं जिंदगी मेरी बेकार हो जाए, किन लोगों की बेकार हो जाती है, और कौन लोग कभी भी जिंदगी में किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे। मैं आपको 50 एग्जाम्पल के माध्यम समझाऊंगा कि आपका ये प्रिपरेशन करने के बाद आपकी लाइफ सेट है, लेकिन आपको कुछ नियम फॉलो करने पड़ेंगे। तो मेरे साथ वीडियो के आखिरी तक बने रहिए। तो चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं, और सबसे लास्ट में आईएएस की सैलरी कितनी होती है, वो क्या क्या उसको सुविधाएं मिलती हैं। तो अब हम आगे बढ़ पड़ते हैं, शुरुआत करते हैं फुल फॉर्म के बारे में। बहुत से लोग आज जो बिगिनर होंगे इस मंच पे, जो पहली बार आए हैं, यूपीएससी क्या है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग, राइट। ये एक संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब हमारे संविधान में इसको शक्तियां दी गई हैं। ये बहुत ही विशिष्ट रूप से कार्य करती है। ये जब देश आजाद हुआ, आजादी से पहले इस सर्विस का निर्माण किया गया था, जहां अंग्रेजों का ये ब्रेन हुआ करते थे, और जो उस समय आईसीएस के जो अधिकारी हुआ करते थे, यानी इंडियन सिविल सर्विसेज के, वो मोस्टली यूरोप से आया करते थे, कुछ भारतीय उसमें भी सेलेक्ट हुए, और बहुत कड़ी परीक्षा के माध्यम से उतरते थे। लेकिन जो लोग इसमें होते थे वो वास्तव में जो अंग्रेजों का शासन था, यही आईसीएस के अधिकारी चलाया करते थे, और इनकी जो बुद्धि, इनकी जो प्रवीणता, इनका जो अनुभव बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी हुआ करता था। ये प्रशासन की बड़ी से बड़ी समस्याओं का समाधान करते थे। जब देश आजाद हुआ तो बहुत सी संस्थाओं को डाइल्यूट कर दिया गया, लेकिन जब भारतीय प्रशासनिक सेवा की बात आती है तो सरदार वल्लभ भाई पटेल इसे स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया कहते हैं, कि भारत के निर्माण में इन अधिकारियों की हमें बहुत जरूरत पड़ने वाली है, इनकी बुद्धिमत्ता की बहुत जरूरत पड़ने वाली है। और भारत को आज वास्तविक रूप देने वाले उस महापुरुष का यह कथन था कि इस सेवा के अधिकारी ही भारत का जो है आधार तैयार करेंगे। भारत जो आगे बढ़ेगा वो इन्हीं अधिकारियों की मेहनत पर तैयार होगा। और नो डाउट आजादी से लेकर आज तक तमाम ऐसे लोग, जो चाहे आप उनको पहचानते हो ना पहचानते हो, पर्दे के आगे पर्दे के पीछे, वो अधिकारी लगातार बेहतरीन काम करते रहे और राष्ट्र को उन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया। वर्तमान समय में अगर हम देखें तो आज हमारे विदेश मंत्री जो है एस जयशंकर, इसी यूपीएससी एग्जाम को क्रैक करके पहुंचे। आज जो हम घरों में चैन से सो पाते हैं और आतंकवादियों को, दुश्मनों को सीमाओं पर ही नेस्तनाबूद कर दिया जाता है, बड़ी से बड़ी मुश्किल चुनौतियों को खत्म कर दिया जाता है, उसके पीछे हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए अजीत डोवाल साहब, जो इसी यूपीएससी परीक्षा से निकल कर आए, वो लोग हैं। आज अगर हम अपने
टूरिज्म को बढ़ा पा रहे हैं, आज सरकार नीतियां बना पा रही है, नए नए इनोवेशन कर पा रही है, थिंक टैंक बना पा रही है, तो उसमें आईएएस ऑफिसर अमिताभ कांत जी जैसे लोगों का हाथ है। तमाम ऐसे अधिकारी हैं जो पर्दे के पीछे रह के, फ्रंट पे रह के राष्ट्र की नीतियों का निर्माण करते हैं। इनकी वजह से, इनके निर्णय लेने की क्षमता की वजह से आज हम अपने घरों में सुरक्षित सो पा रहे हैं, बड़ी से बड़ी मुश्किलों का सामना कर पा रहे हैं। तमाम दुश्मन देश हमें नेस्तनाबूद करने के लिए बैठे हुए हैं, लेकिन हम उनसे लड़ पा रहे हैं। हम पूरे विश्व में जाकर भारतीय होने की पहचान को गर्व से बता पा रहे हैं। तो ये परीक्षा जो है वो भारत के ऐसे होनहार लोगों को लेकर आती है जो राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका दे सकें। यानी जिस दिन आप यूपीएससी के बारे में सोच लेते हैं, आपका रास्ता टर्न हो जाता है। इससे पहले आप भीड़ के साथ निकले थे और इस पथ पर चलते चले जा रहे थे, ढेर सारी भीड़। कोई इंजीनियर बनना चाहता, कोई डॉक्टर बनना चाहता, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहता है, लेकिन आप में से कुछ विरले लोग यूपीएससी की तरफ बढ़ पड़ते हैं कि मुझे यूपीएससी की तरफ जाना है। जब हम यूपीएससी को चुनते हैं तो ये बाकी सेवाओं से बिल्कुल अलग होती है। जहां अन्य सेवाओं में पैकेज, पर्क्स, सैलरी, ठीक है, फैसिलिटीज, विदेश घूमने का जो शौक है, ये सारी चीजें मिलती हैं। लेकिन जिस समय आप अपने अंदर यूपीएससी चुनते हैं, उस समय राष्ट्र और राष्ट्र के लिए निर्णय लेने की क्षमता सबसे पहले हो जाती है। सबसे पहले हो जाता है कि उन सभी के अंदर जिनके दिलों में राष्ट्र बसता है या जो समस्याओं का समाधान लेकर आना चाहते हैं, वो सभी यहां पर प्रवेश कर जाते हैं। तो ये रास्ता अन्य सभी सेवाओं से थोड़ा सा अलग है। यही कारण है कि जब आप डॉक्टर बन जाते हैं, जब आप जो है इंजीनियर बन जाते हैं, तो भी घूमकर इसी रास्ते पर आना चाहते हैं। तो घूमकर क्यों आना? अगर हिम्मत है तो इसी रास्ते पर चल पड़ते हैं। हां या ना मुझे जरूर बताना। तो इस तरह से अगर हम बात करें तो देश को बनाने में इंजीनियर का भी हाथ है, डॉक्टर का भी हाथ है, आर्मी ऑफिसर्स का भी हाथ है। लेकिन देश में जो थिंक टैंक के रूप में काम करता है, यानी जो चीजों को जमीनी स्तर पर लेकर आ सकता है, वो ये सर्विस बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। राष्ट्र के निर्माण में हर नागरिक का बहुत बड़ा योगदान है, लेकिन नेतृत्व करने का गुण, जो इनिशिएटिव लेने का गुण है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। इसको बहुत विशिष्ट बना देता है, क्योंकि निर्णय लेने के लिए आपको पावर चाहिए होती है। निर्णय लेने के लिए पावर चाहिए होती है। आप चाहते हो कोई बदलाव कर दो, आप चाहते हो कि नालियों का गंदा पानी ना बहे, एक अच्छी सी नाली बन जाए। आप चाहते हो कि कुछ बड़े बदलाव हो जाएं। आप चाहते हो कि जो लोग सड़कों पे सो रहे हैं वो सड़कों पर ना सोएं। लेकिन चाहते हो, वास्तविकता में क्या होगा? वास्तविकता में तुम्हें यह करने के लिए क्या चाहिए होगी? पावर चाहिए होगी। और वो पावर कहां से आएगी? वो पावर तुम्हें यह देता है, यानी आपकी चाहत को, जो आपकी विश है, उसको जमीनी स्तर पर लेकर आने की पावर देता है यूपीएससी। और जब पावर आ जाती है तो आप उस चीज को करके दिखा देते हो। हां या ना मुझे बताते रहो, मुझे पता तो चले कि जोशीले नौजवान मुझे सुन रहे हैं, जिनकी आंखों में यूपीएससी का सपना पल रहा है। और आज आपको बताऊंगा कि यूपीएससी में आपको आने का निर्णय गलत नहीं है, यह जबरदस्त निर्णय है। न सिर्फ आपकी जिंदगी, जाने कितने लोगों की जिंदगी को बदलने का निर्णय आज आपने ले लिया है। चलिए, इसके साथ साथ इन सेवाओं में जो सबसे प्रमुख सेवाएं हैं, भारतीय प्रशासनिक सेवा, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, भारतीय पुलिस सेवा, इंडियन पुलिस सर्विसेज, भारतीय विदेश सेवा, आईएफएस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज के माध्यम से भी आप यहां पर प्रवेश करते हैं, आईएफओ जिसे बोलते हैं। ये सारी सेवाएं तथा अन्य ढेर सारी, जिसमें आईआरएस, आईआरटीएस, ये सेवाएं इसमें शामिल हैं। तो ये अखिल भारतीय स्तर की जो सेवाएं होती हैं वो इसके साथ आकर जुड़ जाती हैं। यानी आप इसमें कई माध्यम से, सिर्फ आईएएस आईपीएस नहीं, बहुत सी शाखाओं में प्रवेश आप कर सकते हैं। आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो यूपीएससी के लिए पात्रता मापदंड है, यानी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो इसके बारे में और हम बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें एज लिमिट की, तो न्यूनतम, अगर आप जनरल कैटेगरी से, न्यूनतम आपकी आयु 21 साल होनी चाहिए सभी कैटेगरीज के लिए, और जनरल के लिए 32, ओबीसी के लिए 35, एससी एसटी के लिए अनलिमिटेड, और सारे क्राइटेरिया मैं आपको भी बताता जा रहा हूं। तो ये एज इतनी होनी चाहिए, यानी न्यूनतम आपकी आयु जो होनी चाहिए वो 21 वर्ष होनी चाहिए जिस समय आप एग्जाम देने जा रहे हैं, जो नोटिफिकेशन का टाइम है। और जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो बैचलर डिग्री होनी चाहिए, कोई भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, चाहे ओपन हो, आप प्राइवेट से कर रहे हो, बस वो यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यूजीसी से वो रिकमेंडेड होनी चाहिए, एफिलिएशन होने, आपकी डिग्री भारत में मान्य होनी चाहिए। यूपीएससी ना तो आपसे परसेंटेज पूछता है, अब यहां पे इसकी ब्यूटी समझते जाना, ना तो आपसे कहीं और ये पात्रता में कुछ उसने दिया ही नहीं है कि आपके 60% होने चाहिए, 70, कुछ नहीं, सिर्फ आप बैचलर होने चाहिए, चाहे आप फर्स्ट डिवीजन हो, सेकंड डिवीजन हो, थर्ड डिवीजन हो।
आप ओपन स्कूलिंग से पढ़ के आए, प्राइवेट से पढ़कर आए हो, आप टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए, उसके लिए सभी समान है। ऐसा कैसे हो गया? आज आप किसी भी नौकरी के लिए जाते हो, अगर आप वहां फॉर्म भरते हो तो उसमें पूछा जाता है भाई 60% होने चाहिए, मैथ्स में इतना होना चाहिए, इंग्लिश इतनी अच्छी आनी चाहिए। यहां पर तो कोई एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांग ही नहीं रहा है। फिर ये क्या मतलब हुआ? भाई अगर आपकी मैथ्स अच्छी है, क्वांट अच्छी है, तो आप सॉफ्टवेयर में अच्छा काम कर पाओगे। इंग्लिश आनी चाहिए, बहुत जरूरी है, सारा काम इंग्लिश में होगा, तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। यहां कुछ क्यों नहीं मांग रहा है? कह रहा है किसी भी भारतीय भाषा में, जो भारतीय अनुसूची के अंतर्गत है, किसी भी भारतीय भाषा में, बंगला हो, उड़िया हो, गुजराती हो, हिंदी हो, कन्नड़ हो, तेलुगु, कोई भी भारतीय भाषा के अंदर आप जो है, जो उस अनुसूची में आप एग्जाम दे सकते हैं, पढ़ाई करके आ सकते हैं। कुछ नहीं पूछ रहे, कोई भी परसेंटेज में हो, सिर्फ आप पास होने चाहिए, बैचलर होने चाहिए, किसी भी यूनिवर्सिटी से हो। इसका मतलब है इसको कुछ और चाहिए, इसको कुछ और चाहिए। वही आज हम जानेंगे। इस क्लास की सबसे पावरफुल जो चीज होगी वो वही होगी, इसको चाहिए क्या, राइट। और नेशनलिटी, राष्ट्रीयता, भारतीय सिटीजन यानी भारतीय नागरिक होने चाहिए। तो ये बेसिक चीज है, ठीक है। जैसे आईपीएस के लिए शारीरिक गठन होना चाहिए, जैसे कुछ विशिष्ट सेवाओं के लिए अलग क्राइटेरिया भी होता है। आईपीएस के लिए आपका एक शारीरिक गठन होना चाहिए, दिव्यांगता इतनी नहीं होनी चाहिए, अलग अलग सेवाओं के लिए इसलिए कैटेगरी बनाई गई है। चलिए हम देखते हैं। तो एग्जाम का जो पैटर्न होता है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, जिसे हम लोग पर्सनालिटी टेस्ट भी कहते हैं। तो ये एग्जाम का पैटर्न होता है जिसके बारे में हम लोग अभी बात करने जा रहे हैं। तो चलिए हम सबसे पहले समझते हैं एक आईएएस अधिकारी के, जिसके लिए आप सपना देख रहे हैं, एक आईएएस ऑफिसर के कर्तव्य यानी ड्यूटीज क्या हैं, और क्यों ये परसेंटेज नहीं मांगते हैं, ये आपकी लैंग्वेज नहीं मांग रहे हैं, कुछ नहीं मांग रहे हैं कि आप फलाना टॉप यूनिवर्सिटी से पढ़े हो तो हम आपको इतना पैकेज देंगे। ये क्यों नहीं मांग रहे हैं, ये तुम्हें इस स्लाइड से पता चल जाएगा। बड़े ध्यान से समझना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक आईएएस अधिकारी के कर्तव्य क्या है, इन्हीं कर्तव्यों से तुम्हारी डिमांड पैदा होती है। यानी यूपीएससी जब एग्जाम लेता है तो वो आईआईटी वाले को, एनआईओ, ओपन स्कूलिंग वाले को, प्राइवेट, सबको एक बराबर कर देता है। क्यों करता है ये समझो। सबसे पहला जो चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सरकारी नीतियों के कार्यान्वयन। अब बहुत ध्यान से समझना, क्यों बहुत ज्यादा कई बार जो है पढ़ाकू, मोटा मोटा चश्मा लगाए वाले लोग यूपीएससी में सक्सेस नहीं होते हैं, इस बात को आप समझिए। पहला कहता है सरकारी नीतियों का कार्यान्वयन, बहुत इंपॉर्टेंट, इंप्लीमेंटेशन। अब सरकारी नीतियों का कार्यान्वयन क्या हुआ, ये रही गवर्नमेंट, कोई भी एक गवर्नमेंट हो गई, ठीक है, ये आपकी गवर्नमेंट हो गई, सरकार हो गई। सरकार ने कहा कि हम इस बार गरीबों की मदद करेंगे, गरीबों की मदद करेंगे। इसके लिए वित्त मंत्री आती हैं और वो बजट दे देती हैं कि भाई हम इतना पैसा हम दे रहे हैं। अब सब कुछ हो गया, सरकार कहती है कि हम ये करेंगे। क्यों करेंगे? अभी आपने देखा हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर का एक स्टेटमेंट आया है कि भारत लोक, जिसे हम लोग कहते हैं लोक कल्याणकारी राज्य की जो हमारा एक मकसद है, वेलफेयर स्टेट का मकसद है, उधर हम बढ़ रहे हैं। पढ़ा कि नहीं पढ़ा? कितने लोगों ने पढ़ा कि एस जयशंकर साहब का बयान आया हुआ है कि भारत लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा की तरफ बढ़ रहा है। समझते जाना और मुझे जवाब देना, कितने लोगों ने इसको पढ़ा है। मैं जानना चाहता हूं कितने लोग अखबार पढ़ते हैं। तो गरीबों की मदद करना चाहता है। क्यों? क्योंकि इनके ऊपर उत्तरदायित्व है कि ये जो लोकतंत्र में जीत कर आए, जनता ने भरोसा दिया है, भारत को वेलफेयर स्टेट बनाना है, लोक कल्याणकारी राज्य बनाना है, सभी को बराबर जो है अवसर देने हैं, जो पिछड़े हुए हैं उनको आगे लेकर आना है। चलिए भाई, लेकिन संसद में बैठे हुए कुछ सांसद देश की इतनी बड़ी आबादी पे काम नहीं कर सकते। अब सरकार सोच ऐसा रही है, सरकार का उद्देश्य है, सरकार के पास संसाधन है, सोच है और संसाधन है, कोई भी गवर्नमेंट हो सकती है, लेकिन सोच और संसाधन से आगे काम नहीं होता। क्रियान्वयन, सोच है यानी थॉट है, संसाधन यानी रिसोर्स है, लेकिन इनको किस में कन्वर्ट करना है? एक्शन में। एक्शन, मान लीजिए जैसे आपके पास बुक्स पड़ी हुई हैं, ढेर सारी बुक्स हैं, और आप चाहते हो आईएएस बनना, लेकिन आप पढ़ते नहीं हो, आप उठकर कुर्सी पर बैठते नहीं हो, नोट्स नहीं बनाते, आंसर राइटिंग नहीं, आप आईएएस बन जाओगे? मुझे बताओ, क्या आप आईएएस बन जाओगे? कभी नहीं बन पाओगे। तो क्या करना होगा? क्या करना होगा? आपको रोज उठकर पढ़ाई करनी होगी, आंसर राइटिंग करनी होगी, ऑब्जेक्टिव टेस्ट लगाने होंगे। तो यहां समझना कि सोच है सरकार के पास, संसाधन है, लेकिन एक्शन में कन्वर्ट करना है। ये जो एक्शन है ये आपके माध्यम से होगा, ठीक है। आप जिले के हेड हैं, आप स्टेट के हेड हैं, चीफ सेक्रेटरी हैं, आप जो है वो कैबिनेट सेक्रेटरी, आप पूरे देश के आईएएस ऑफिसर्स के हेड हैं, हायरार्की बनी हुई है। तो ये क्या होगा, ये जो आईएएस ऑफिसर है ये बेसिकली इस एक्शन यानी क्रियान्वयन का पार्ट है। यानी जो सरकार चाह रही है ये सीधे जनता से जाकर जुड़ेगा।
ठीक है, ये क्या करेगा, ये जनता से जाकर जुड़ेगा। ये एक बहुत बड़ी टीम, मान लो जिले की टीम है, उसका हेड होगा, इसके अंदर विभाग होंगे, एसडीएम से लेके तमाम तरह के लोग होंगे, जहां पे जो है ग्राम प्रधान तक सब कुछ इसके साथ लिंक होंगे। तो ये क्या काम करेगा, जो सरकार ने ये अपनी सोच और संसाधन उसको दिया है उसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा, और डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद उसका इनपुट भी लाकर सरकार को देगा। यानी जो सरकार ने दिया है वो जनता तक भेजेगा। ये हमारा मान लो गजोदर है, ये हमारा बुधिया है, ये हमारा फलाना फूलबाई है, सब लोग हैं यहां पर, इनको भेजेगा, और इनको लाभ पहुंचा कि नहीं पहुंचा ये सरकार को रिपोर्ट देने का भी काम ये करेगा। बाई डायरेक्शनल भी, यानी जनता को लाभ पहुंचा कि नहीं पहुंचा सरकार को बताना है, सरकार जो लाभ दे रही है वो जनता तक पहुंचाना है। बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन होता। अब क्या होता है, यहीं पर इसकी चुनौती समझो, और बड़े ध्यान से इस बात को चाबी पकड़ के रख लो, इसकी चुनौती समझो। तुम एक ऑफिस में बैठे, संसद में बैठे हुए हो, संसद में एक ही तरह के लोग हैं, सारे सांसद हैं, कैंटीन बैठ के हा हा हा, अरे यार सही करिया है बे, ठीक है, संसद में हो रहा है, तुम्हारी ऐसी तैसी कर देंगे, फलाना पार्टी ये है, फलाना पार्टी वो है, ठीक है, तुम्हें दिखाई पड़ता, अरे बाप रे बाप, दोनों भी पक्षी पार्टी है। और उधर पीछे कैंटीन में जहां कैमरा नहीं लगा, बोल कहा है बहुत सही करिया है बे, हाँ सही बताएं, अरे आज तुम्हें धो दिया तुम्हारी पार्टी को, सही धोते हो, निर्मा रखे हो क्या। तो इसी तरह से अपना हंसी मजाक चल रहा है। बोले अब यार संसद का सत्र फिर शुरू, कल फिर खूब गरियाएंगे एक दूसरे को, बोले हाँ खूब गरियाएंगे। तो उनका एक अलग माहौल है, ठीक है, उनका एक अलग माहौल बना हुआ है। लेकिन ये जो माहौल है इससे अलग आपको काम करना है, आपको जनता के बीच में जाना है। अब जब आप जनता के बीच में जाते हैं तो हर इंसान की रिक्वायरमेंट, हर इंसान की जरूरतें, आपसे उम्मीदें बिल्कुल अलग अलग है। एक पावरफुल व्यक्ति है, मान लो ये पावरफुल है, वो चाहता है कि अरे किसी तरह आपसे रिश्ता जोड़े, बालू का ठेका अंदर ले लें, वो सड़क का ठेका ले ले, आधा उसमें जबरदस्ती बालू डाल के, रेत डाल के, ऊपर खाली तारकोल लगा के पैसा अंदर हो जाए। एक जमीन माफिया है, वो सोच रहा है कि साहब साइन कर दें, जमीन हम हड़प लें, दबा के जो है दुगने तिगने दाम पर बेचें। एक गरीब आदमी है, वो सोच रहा है कि किसी तरह उसका जो है वृद्धावस्था पेंशन मिल जाए, 4 साल से चक्कर काट रहा है। एक है छात्रवृत्ति चाहता है, एक सोच रहा है कि किसी तरीके से, किसान है, सोच रहा है किसी तरीके से सरकार नहर पास करा देती, बाबूजी नहर पास करा देते, और एक बार नहर आ जाती तो हमारे खेत में भी जो है वो अन्न आ जाता, हमें किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना है। तो देखो तुम्हें अब इनसे डील करना है। समाज में हर आदमी की अलग अलग सोच होती है। जैसे इसी क्लास में है तो कुछ लोग हैं क्लास में कहेंगे नहीं गुरुजी बहुत अच्छा पढ़ाया, आप खड़े होते हैं, मेहनत करते हैं, हमें रास्ता दिखाते हैं। कुछ कहेंगे भाई बकवास करता रहता है, कुछ इसी तरह बोलते रहते हैं। कुछ कहेगा अरे फर्जी है, कोई कहेगा नहीं हमारे जीवन में परिवर्तन ला दिया। तो मैं तो चुपचाप अपनी बात कह रहा हूं। मुझे जो प्रश्न मेरे स्टूडेंट पूछते हैं, मुझे लगता है एक ही स्टूडेंट का मैं भला कर दूं मेरे लिए बहुत है, एक शिक्षक का कर्तव्य है। अब अलग अलग लोग उसको अलग अलग रूप में देख रहे हैं। कोई कह रहा है नहीं बहुत अच्छा बता रहे हैं, कोई कह रहा है नहीं हमें यही सवाल का जवाब चाहिए था, कोई कह रहा है बकवास कर रहे हैं। तो मेरी बात को, मेरे व्यक्तित्व को अलग अलग लोग जो है जैसा उनका मानसिक धारणा है उस हिसाब से अलग अलग देख रहे हैं। यही समाज होता है, आप भी समाज का हिस्सा है। कुछ लोग कहेंगे साहब आईएएस अधिकारी ऐसे ही होते हैं, सब तो सर इसी के लिए काम करते हैं, कोई कहेगा सर दहेज के लिए काम करते हैं, कोई कहेगा नहीं परिवर्तन कर रहे हैं, कोई बोले अरे सर परिवर्तन करते देश यहां पहुंच जाता। तो आप भी उनके बारे में अलग अलग सोच रहे हैं। यही अवधारणा आपका सबसे बड़ा चैलेंज है, सबसे बड़ा चैलेंज है आपका। क्यों? क्योंकि जितने ज्यादा लोग होंगे, जितने तरह के लोग होंगे, उनकी उम्मीदें अलग अलग होंगी। अभी देखिए देश में क्या चल रहा है, रामनवमी के जुलूस को लेकर धार्मिक विवाद हमें दिखाई पड़ रहे हैं। एक पक्ष में एक विपक्ष में पथराव चल रहे, हिंसा हो रही है, घर जलाए जा रहे हैं। तो आप सोचिए आपको लॉ एंड ऑर्डर भी मेंटेन करना है, इतनी उम्मीदों पे जो है खरा उतरना है। यही सबसे बड़ा चैलेंज होता है। और यहां पर वही स्टूडेंट कामयाब हो पाते हैं जिनका प्रेजेंस ऑफ माइंड जबरदस्त काम कर रहा होता है। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ माइंड जबरदस्त काम कर रहा होता है। तो आपको सरकारी नीतियों का कार्यान्वयन करना है। अब हर आदमी चाहेगा, मान लो सरकार ने 1,000 करोड़ रुपए दिया, कई लोग चाहेंगे इसी में हमारा हिस्सा बड़ा वाला बन जाए। तो आपको हर तरह के लोगों से लड़ना है। इसीलिए इस एग्जाम में परसेंटेज नहीं मांग रहा है, कह रहा परसेंटेज कोई गारंटी ही नहीं है तुम्हारे मार्क्स की कि तुम इस समाज के एग्जाम में जाके सक्सेसफुल हो जाओगे, नहीं कर पाओगे। वहां तुम्हें अलग सोच, हर दिन एक नया चैलेंज, हर दिन एक नया फॉर्मूला डेवलप करना है। तो तुम्हारे स्कूल के, कॉलेज के जो रटे रटाए फॉर्मूले थे वो खत्म हो जाते हैं। जिंदगी की लैब में हर दिन एक नया फॉर्मूला गढ़ा जाता है, याद रखना। प्रशासनिक मामलों का प्रबंधन, पूरी टीम को लेकर चलना है, यानी ग्राउंड में और ऑफिस में दोनों में आपको जो है ऑलराउंडर खिलाड़ी, इसीलिए इसमें ऑलराउंडर मांगते हैं। ऑलराउंडर मांगते बोले हर चीज, बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग सब कुछ आना चाहिए तुम्हें। कानून व्यवस्था बनाए रखना बहुत कठिन काम होता है, आप इसके भी हेड हो,
सरकारी विभागों के कुशल कामकाज को सुनिश्चित करना। अब कानून व्यवस्था बनाने के लिए तुम्हें ब्रेवरी चाहिए। अब पता चला, मान लो तुम पढ़ने में बहुत अच्छे हो, लेकिन जरा सा भी अगर दिवाली पटाखा भी फट से फूट जाए तो तुम्हारा जो पैंट वो गीली हो जाती है। डरपोक बहुत बड़े भारी हो। अब कानून व्यवस्था के लिए तुम्हें आगे चौड़ा होकर चलना पड़ेगा ना। आज देखो फोटो में सासाराम बिहार में डीजीपी सामने चल रहे हैं, सुरक्षा व्यवस्था पीछे सिपाही उपाही सब है, लेकिन सामने से लीड करना पड़ेगा। अब एक पटाखा पे तुम्हारा जो पटाखा पैंट के अंदर फूट जाता है, अब तुम्हें अपने आप को संभाल के रखना है, तुम्हें लीड करना है, अपने डर को काबू रखना है, तुम्हें दिखाना है हाँ कोई बात नहीं, मैं हूं ना, मैं तुम्हारा एसपी हूं, मैं तुम्हारा आईएएस हूं, चलो मैं लॉ एंड ऑर्डर देख रहा हूं। भले चाहे अंदर धुक 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 हो रही हो, लेकिन तुम्हें लीड करना होगा। तो तुम्हारे अंदर करेज होना चाहिए। अब करेज कौन से स्कूल में पढ़ाया जाता है? करेज की ना कोई कोर्स होता है, ना कोई जो हमारी स्पेशलाइजेशन होता है। तुम अगर बंदूक निकाल कर जो है, तुम अगर गोली नहीं चलाओगे, मान लो कोई स्थिति आ गई, तो तुम्हारा सिपाही नहीं चलाएगा। वो कहे जब साहबे नहीं चला रहे तो हम कहा ढुट्टे चलाएं, तो तुम भी मरोगे, वो भी मरेंगे। क्योंकि गोली चली, अगर कल को कोई आयोग बैठा तो तुम जिम्मेदारी लोगे कि मैं टीम का हेड था, मैंने डिसीजन लिया है। अब तुमसे जो है पिस्तौल ही नहीं निकल रही, अरे निकाल में फंस गई, तुमसे पता पिस्तौल ही नहीं निकल रही है, चली ही नहीं, और हाथ में आ गई तो पता चला कि ऐसे से कर रहे जैसे लग रहा है स्टेन गन जला रहे। तो ये बड़ी दिक्कत है। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? हरफन मौला होना। करेज किसी स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता, राइट। सरकार और जनता के बीच में कड़ी बननी पड़ेगी, लिंक बनना पड़ेगा। यानी तुम्हारे अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस होना चाहिए, तुम्हारे अंदर भाव होना चाहिए। मर जा गरीब है, हमारे घर में बढ़िया फर्स्ट क्लास जो खाना बना हुआ है, खीर बनी हुई है, पूरी खाता हूं मैं। नहीं, तुम क्यों सरकार को जाकर जो रिपोर्ट दोगे कि सर यहाँ बिजली नहीं है, यहाँ सड़क नहीं है, हमारे जो है बच्चों को जो है शिक्षा नहीं है? क्यों? क्योंकि तुम्हारे अंदर एक भाव होगा, तुम दूसरों का दर्द महसूस कर पाओगे, तभी कड़ी बन पाओगे। नहीं तो क्या होगा, अबे फाइल दबाओगे, पता चला लोग ग्रामीण वाले जो है एप्लीकेशन दे रहे हैं, महिलाओं के साथ छेड़खानी हो रही है, बच्चियां स्कूल नहीं जा पा रही हैं, अपराध बढ़ रहे हैं, बिजली नहीं आ रही है, नाली का पानी सड़क पर है। होगा, हमारे बंगले तो सब मस्त है भैया, हमारा बंगला मस्त है सब। तो तुम कभी सरकार को बता नहीं पाओगे कि हमारे लिए बजट भेजिए, हमारी बच्चियां भी स्कूल जाएं। ये तब होगा जब तुम्हारे अंदर सेंसिटिविटी होगी, तुम्हारे अंदर ईक्यू होगा। मैंने क्लास में आपको ईक्यू बताया था, इमोशनल क्वेश्चन होगा। शिकायतों को संबोधित करना, आगे बढ़ना पड़ेगा। आपका खाना रखा है, रखे रहने दो, लेकिन आज मेरे निर्णय की वजह से किसी गरीब के घर में आज खाना बनेगा, ये तुम्हारे अंदर निश्चय होना चाहिए। है डिटर्मिनेशन इतना। और ये किसी स्कूल और किसी सिलेबस में नहीं पढ़ाया जाता। ये निर्णय लेना होगा, कोई बात नहीं, मैं रात में खाना खा लूंगा, लेकिन ये बूढ़ी माँ रोज आती है मेरे ऑफिस में और इसके घर में खाना नहीं बन पा रहा है, चूल्हा नहीं जल रहा है, आज इसके घर में चूल्हा जलवाऊंगा मैं, आज इसकी सहायता करूंगा। कोई बात नहीं, मेरा लंच रखा रह जाए, कोई बात नहीं। अगर ये हिम्मत है तो स्वागत है। और नागरिकों का कल्याण करना कि मैं जब तक हूं मैं इनके कल्याण के लिए काम करूंगा। अगर ये सारी चीजें हैं, स्वागत है यूपीएससी में। और तुम्हें तुम्हारी भूख, तुम्हारा खाना, तुम्हारा लैविश लाइफ, अगर तुम्हें ये चीज लगता है, मत आना। क्योंकि जनता जब श्राप देना शुरू करती है ना, तो तबाही मच जाती है। जब लानतें भेजना, तुम्हारे जब पुतले जलाए जाएंगे तो तुम्हें बहुत कष्ट होगा, तुम्हारे व्यक्तित्व को वही लोग जला के खाक कर देंगे। ये तुम्हें, अगर तुमने इनके लिए काम कर लिया, तुम्हें सर आंखों पे बिठा के रखेंगे। कई आईएएस ऑफिसर जब उनके तबादले होते, जनता रोने लगती। जो तुम्हारे कभी रिश्तेदार नहीं रहे, जो कभी तुमसे मिले नहीं, वो तुम्हारे लिए रोते हैं। जुलूस निकाला जाता है, झांकी निकाली जाती है। ये ताकत होती जनता की। अब बात करते हैं सिलेबस क्या है। तो जैसा जानते हैं प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं, जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2। जीएस पेपर 1 में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस और करंट अफेयर्स होता है। और सीसैट के पेपर में, जिसे हम लोग कहते हैं रीजनिंग, मैथ्स, कंप्रीहेंशन, ये इसका इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ठीक है, ये दोनों क्वालिफाई होता है। जब प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाते हो, तब आप मेंस में जाते हो, मुख्य परीक्षा। मुख्य परीक्षा लिखित परीक्षा होती है, राइटिंग। और यहां आपके व्यक्तित्व में लिखित, यानी आपके अंदर एक बोधगम्यता, आपके अंदर एक कंप्रीहेंशन होना चाहिए, एस्से का मैथोलॉजी होना चाहिए, और आप अपनी बात को शब्दों में कैसे व्यक्त करते हो। यहां पर आपको जीएस के 4 पेपर डील करने पड़ते हैं, ऑप्शनल के पेपर डील करते हैं। ऑप्शनल के 2 पेपर होते हैं, पेपर 1, पेपर 2। लैंग्वेज के पेपर, भाषा का पेपर होता है, जिसमें इंग्लिश कंपलसरी और एक ऑप्शनल लैंग्वेज होता है, भारतीय अनुसूची की कोई भाषा आप उसमें ले सकते हैं। और जीएस के सामान्य अध्ययन के 4 पेपर होते हैं, 1, 2, 3, 4। ये 1000 मार्क का जीएस होता है। इसके साथ साथ एस्से का पेपर हमें देना पड़ता है, राइट, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। 250 मार्क्स का एस्से का पेपर हमें देना पड़ता है। तो ये जो है बहुत ही जबरदस्त तरीके का एग्जाम होता है। यानी पहले आप प्रीलिम्स, लगभग 13 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, 6 लाख लोग सेंटर जाते हैं, 6 लाख डर के हमारे घर में बैठ जाते हैं, ठीक है, कि इस साल हमारा अटेम्प्ट खराब हो जाएगा। जब इसमें से आप क्रॉस करते हैं तो 12,000 से 14,000 के बीच में
आपको मेंस के लिए बुलाया जाता है, जहां पर आप मेंस के इतने पेपर से होकर गुजरते हैं, इतने आयाम से होकर गुजरते हैं, ऑप्शनल देते हैं। फिर उसके बाद लगभग 3000 लोगों को वैकेंसी के हिसाब से इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, और उसमें से आखिरी 800 से 900 या 1100 जो भी सीट की रिक्वायरमेंट आई है उसके हिसाब से, जैसे इस बार अच्छी खासी सीट्स आई हैं, तो वहां पर हम लोग क्या करते हैं, इंटरव्यू के लिए कॉल करते हैं। इसके बाद फाइनल रिजल्ट हमारा निकल कर आता है 275 नंबर के साक्षात्कार यानी इंटरव्यू देने के बाद। इतना गंभीर स्तर। प्रीलिम्स में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने हैं, मेंस में आपको सब्जेक्टिव यानी लिखित चाहिए, इंटरव्यू में आपको अपने व्यक्तित्व के बारे में बोलना पड़ता है। क्यों? क्योंकि यह चैलेंज तुम्हें पहले पता चल चुका है। तुम अगर लोगों से संवाद नहीं कर पा रहे हो, बोल नहीं पा रहे हो, तुम्हारे अंदर करंट में तुरंत जो है निर्णय लेने की क्षमता नहीं है, तुम अच्छा पढ़ नहीं पा रहे हो, नया चीज सीख नहीं पा रहे हो, दबाव में काम नहीं कर पा रहे हो, इस एग्जाम में टिकोगे नहीं, याद रखना। आ जाइए, यूपीएससी के लिए कितने प्रयासों की अनुमति है? तो जनरल के लिए 32 साल, ओबीसी के लिए 35 साल, एससी एसटी के लिए 37 साल, और जो फिजिकली डिसेबल्ड है उनके लिए जो है एज लिमिट यहां हम दे सकते हैं, उनके लिए अटेम्प्ट 9 होते हैं। ठीक है, दैट इज यहां पर हमारे पास 9 अटेम्प्ट तक आ जाते हैं। ठीक है, 9 अटेम्प्ट तक हमारे पास आ जाते हैं। तो जनरल 6 अटेम्प्ट, ओबीसी 9 अटेम्प्ट, एससी एसटी अनलिमिटेड, और फिजिकली डिसेबल्ड के लिए जो है वो 9 अटेम्प्ट होते हैं। आइए हम बात करते हैं यूपीएससी द्वारा आयोजित अन्य परीक्षाएं कौन सी हैं। अब मान लो आप आईएएस नहीं बन पाए, तो भी आप यूपीएससी में तमाम तरह के एग्जाम दे सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे सीडीएस का एग्जाम, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज, ये भी यूपीएससी एग्जाम लेता है। सीएमएस, कंबाइंड मेडिकल सर्विसेज, ये भी जो है यूपीएससी एग्जाम लेता है। सीएपीएफ, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज, ये भी एग्जाम जो है लेता है। इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन, यानी कि जो इंजीनियरिंग करके आए हैं वो स्पेशलाइज ईएससी का एग्जाम दे सकते हैं। इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज, अगर जिसका कॉमर्स है, वो अलग से यूपीएससी के सब गैजेटेड ऑफिसर के एग्जाम होते हैं, आप दे सकते हैं। एससीआरए, स्पेशल क्लास रेलवे अप्रेंटिस, बहुत ही प्यारी जॉब होती है, वो एग्जाम आप दे सकते हैं। एनडीए का एग्जाम दे सकते हैं। जियो साइंटिस्ट, किसी का ज्योग्राफी है, जियोलॉजी है, जियो साइंटिस्ट एग्जाम दे सकता है। आईएफएस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज का एग्जाम दे सकता है। तो ये सारे एग्जाम जो हैं वो यूपीएससी कंडक्ट करती है और बहुत ढेर सारी वैकेंसीज निकालती है। इसके बाद एक और चीज ध्यान रखिएगा, आपका एक क्वेश्चन है कि अगर मेरा यूपीएससी नहीं निकला तो क्या हुआ। ठीक है, अगर नहीं हुआ तो, ये क्वेश्चन आप जानना चाहते हैं। अब हम यहां बात करते हैं, अगर यूपीएससी आपका नहीं निकलता है, ठीक है, मान लीजिए आप अपने घर वालों को कन्विंस करना है मैं यूपीएससी की तैयारी, सब लोग कह सब लोग थोड़े ना आईएएस बनते हैं, और नहीं हुआ तो क्या करोगे भैया, सब जिंदगी बर्बाद हो जाएगा, तुम्हारा जिंदगी बर्बाद हो गया, इस तरह से लोग बात करते हैं। तो उनको समझाओ कि जिंदगी बर्बाद होने के लिए कोई चीज नहीं है। अब जरा बात करते हैं, अगर नहीं हुआ तो, अगर नहीं हुआ तो आईएएस नहीं बने तो, अब जरा तो की बात मान, तो पहली बात मेहनत करोगे तो हो जाएगा, क्योंकि इस ग्रह से बाहर आईएएस के लोग नहीं आते। उन्हीं का नहीं होता जो इसको समझते ही नहीं, उसको लगता है कि कुछ किताब खरीद के लेकर आना है, बैठ के रट लेना और आईएएस बन जाएंगे, तो वो वहां नहीं है। अब जरा हम बात करें, अगर नहीं हुआ तो सबसे पहला जो एग्जाम होता है, तमाम स्टेट एग्जाम्स निकलते हैं। अगर आपने सही तरीके से तैयारी की, सही तरीका, बस एक ही चीज, प्रोसेस आपका सही होना चाहिए। आप किताब खोल के, गाल पे हाथ रख के, ठीक है, अमराई के आसपास घूमते हुए बगिया में पाए जा रहे, तो वो नहीं होगा। ठीक है, पता चला सपना देख रहे हो मस्त मस्त और खूब 12-12 घंटा सोच रहे हो, बोले मैं सिर्फ आईएएस का सपना देखता हूं और कोई सपना नहीं, 12-12 घंटा जो है मैं सो के सपना देख रहा हूं, तब उसकी बात नहीं कर रहा हूं। अगर आपने सही ढंग से प्रोसेस को पूरा किया है, आपने सिलेबस पूरा किया है, आपने आंसर राइटिंग की है, एसे राइटिंग की है, आपने अपनी पर्सनालिटी पर ध्यान दिया है, रेगुलर आपने पढ़ाई की है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, तो तमाम स्टेट एग्जाम, ठीक है, जो पीसीएस एग्जाम होते हैं, जो एसडीएम की पोस्ट, डिप्टी एसपी की पोस्ट, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम होते हैं। तो लगभग सिलेबस इनका सेम होता है, लगभग टेम्परामेंट थोड़ा बहुत 10% 12% यही अलग होता है, आराम से आप एग्जाम दे सकते हैं। और डेफिनेटली मैंने देखा है कई स्टूडेंट जिनका यूपीएससी अटेम्प्ट खत्म भी हो गया या एग्जॉस्ट हो गया, वो यहां पर कन्वर्ट हो जा रहे हैं, वो यहां पर कन्वर्ट हो जा रहे हैं, राइट। दूसरा, इसके बाद सबसे, मान लो वर्स्ट केस में तुम्हारा पीसीएस भी नहीं निकला, इसके बाद भी बहुत से एग्जाम होते हैं। चूंकि आप इसमें क्या होता है, जीके पढ़ लेते हो, पूरा सामान्य अध्ययन पढ़ चुके होते हो, आपको पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, साइंस, आईआर, करंट अफेयर्स, ये सब चीजें पता होती हैं। इसके साथ साथ बहुत से एग्जाम निकलते हैं जिनमें सेम सिलेबस की आवश्यकता होती है, आप वो एग्जाम भी दे सकते हो। सरकार लगातार, राज्य सरकारें, केंद्र सरकारें बहुत स्पेशल वैकेंसीज निकालती हैं, तो आप वहां भी जो है सेलेक्ट हो सकते हो, बशर्ते आपको पढ़ाई करनी। इसके बाद एक और महत्वपूर्ण चीज, सब कुछ बर्बाद हो गया, फॉलो, सब कुछ नहीं निकला, सारे ग्रह नक्षत्र तुम्हारे खिलाफ चल गए, अब क्या होगा, नहीं निकला। अब बताता हूं, जब आप ये तैयारी करते हो तो दो चीजें हैं,
ठीक है, जैसे ही आप प्रीलिम्स निकाल लेते हो, मैं तुम्हें बताता हूं, तुम्हें पैसा कमाना बताता हूं, इससे कैसे कमाते हैं। अगर तुम्हारा प्रीलिम्स खाली निकल गया, मेंस तुम लिख के चले आए, तो उसी दिन से तुम्हारे यहां लक्ष्मी आ जाएंगी, लक्ष्मी आ जाएंगी। आज की डेट में कोई भी कंटेंट लिखने की बात हो गई, बहुत से कंटेंट की हमें जरूरत है, चाहे आंसर चेक करना हो। तमाम इंस्टीट्यूशंस में मैं आपको बता रहा हूं 25,000 से 35,000 40,000 रुपए मंथली सैलरी मिलती है आराम से। 20,000 मिनिमम से शुरू होता है, 25-35 आपकी योग्यता कितनी है। मेंस आपने 2 बार लिख लिया, नहीं क्वालिफाई हो गए, भाई साहब इंजीनियर की सैलरी से ज्यादा है। 35-40 का पैकेज अगर मिल रहा है तो इंजीनियर की सैलरी से ज्यादा है। बुक लिख रहे हैं, कंटेंट बना रहे हैं, ये मिनिमम है। फर्स्ट क्लास आप पढ़ाई भी कर रहे हैं और आपको पैसा भी मिल रहा है। इसके बाद आप टीचिंग शुरू करते हैं, बहुत से ऑप्शन है, ऑनलाइन से लेकर जो है ऑफलाइन, हर जगह। अगर आप अच्छे टीचर हैं, यूपीएससी के बारे में आपको नॉलेज है, पढ़ाने की आपको कला है, किसी विषय पे आपकी पकड़ हो गई, मान लिया ऑप्शनल आपका ज्योग्राफी था, हिस्ट्री था, पॉलिटी था, आपकी पकड़ हो गई, भैया मेरे जो सक्सेसफुल टीचर के पैकेज होते हैं ना, वो आईआईटी के बाद एमआईटी भी चले जाने के बाद जो पैकेज होता है उससे ज्यादा होता है, आराम से। फॉर्च्यूनर वॉर्च्यूनर बहुत मामूली बात हो जाती है, फिर बढ़िया 2.5-3 करोड़ का फ्लैट होता है, आराम से, कोई टेंशन नहीं है, बस। और पढ़ते रहो, पढ़ाते, सम्मान अलग है। गुरुजी जो आईएएस आईपीएस दोनों पैर छूते हैं, सम्मान भी है, कहीं कोई काम वाम रुकता उगता नहीं, हाँ भैया, हाँ गुरुजी बताया, अरे वो देख लेना जरा, उसमें काम है थोड़ा सा, सब हो जाता है। यानी अगर आप ईमानदार हैं अपनी तैयारी में, तो आप कभी भी खाली हाथ नहीं बैठेंगे, आप कभी भी पैसे के लिए परेशान नहीं होंगे। और आप प्रीलिम्स निकाल लीजिए, मेंस लिख के चले आइए खाली, और चले जाइए, बोले मैं कंटेंट डेवलप करना चाहता हूं, मैं क्वेश्चन बनाना चाहता हूं, मैं पढ़ा लिखा हूं, मैंने मेंस दिया है, उसी दिन लक्ष्मी आपके दरवाजे पर खड़ी हो जाएगी। आपको अपने घर वालों से पैसा लेने की जरूरत नहीं, बस आपको मेहनत करना आना चाहिए, मेहनत करना आना चाहिए, ये आप समझ लीजिए, राइट। तो मैं वर्स्ट केस बता रहा हूं, क्योंकि जिंदगी में कहावत है बड़ा, इसको मैं फॉलो करता हूं, प्रिपेयर फॉर द बेस्ट, कि सबसे सर्वश्रेष्ठ के लिए तैयारी करो, एंड रेडी फॉर द वर्स्ट। ये जिंदगी का स्कूल है, यहां एक और एक कई बार जो है 2 नहीं होते, 11 भी नहीं होते, एक और एक हो जाते, 0 हो जाते हैं, ये लाइफ है मेरे भाई। तो प्रिपेयर फॉर द बेस्ट, आईएएस मतलब आईएएस, एंड रेडी फॉर द वर्स्ट। तो वर्स्ट में आज तुम समझ गए कि भैया अगर मैंने सही तरीके से सही टीचर के साथ दिल लगाकर तैयारी कर ली, सब्जेक्ट में अपनी पकड़ बना ली, प्री निकालते ही लक्ष्मी मेरे दरवाजे पे आके खड़ी हो जाएंगी, और 25-30 हजार रुपया महीना तुम आराम से कमाने लगे थोड़ी सी मेहनत करके। जिंदगी में किसी के सामने हाथ नहीं, चाहे तुम मुखर्जी नगर में रहो, चाहे करोल बाग में रहो, आराम से पढ़ाई करोगे, और घर वालों को 5,000 रुपया महीना भेज भी दोगे कि मम्मी वो डीटीएच रिचार्ज करा लेना, मोबाइल रिचार्ज करा लेना, अपने लिए खरीद लेना। घर वाले 5,000 रुपया पाएंगे, तुमसे कुछ भी नहीं करेंगे कुछ, कि क्या कर रहे हो, ये पावर होती है। लेकिन हाँ, जो इधर उधर घूमना है और मस्ती के नाम पे जो बैठे, कभी किताबें नहीं खोले, तैयारी के नाम पे 2-3 साल मौज काट रहे हैं, उनकी बात नहीं कर रहा हूं। प्रक्रिया अगर तुम्हारी सही है, लक्ष्मी तुम्हारे दरवाजे पे खड़ी होंगी। और अगर अच्छी क्वालिटी के टीचर ही निकल गए तुम, इतने एग्जाम में भी अगर तुम्हारा वर्स्ट से वर्स्ट कि कोई भी नहीं निकला, तो भी भैया बहुत मजे से रहोगे, बहुत मजे से रहोगे, ये बात ध्यान रखना। तो तुम्हारे सबसे इंपॉर्टेंट सवाल का जवाब दे दिया कि इसमें खोने के लिए कुछ नहीं है। यूपीएससी अगर आपने ईमानदारी से तैयारी कर ली, जिंदगी में तुम्हें पैसे की दिक्कत नहीं आएगी। सिर्फ उन्हीं को आती है पैसे की दिक्कत जो समय के साथ स्किल चेंज नहीं करते हैं, जो समय के साथ बदलाव नहीं करते, इस पूरी प्रक्रिया में मौज काटने आते हैं कि चलो यार यूपीएससी वैकेशन, आजकल एक नया वर्ड निकला है यूपीएससी वैकेशन। क्या है? आईएएस की तैयारी के नाम पे 2 साल जिंदगी जीना है, मस्ती करनी है, दोस्त बनाने हैं, दारू पीना है, सिगरेट पीना है, मस्ती करना है मां बाप के पैसे पे आईएएस की तैयारी के नाम पे। मैं उनको संबोधित ही नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं उन सभी की जो यूपीएससी को दिल से ले रहे हैं। तो अगर जितने लोगों को डर लग रहा है, ये मेरी बात बहुत ध्यान से सुन लीजिए, जितने लोगों को ये डर लग रहा है कि अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूं, ये समाज तुम्हें लास्ट में क्या होता है जज करता है, पैसा तुम्हारे पास है कि नहीं। तुमने जिंदगी में किसी के आगे अगर तुमने पैसे के लिए हाथ फैला दिया, उसी समय सारे रिश्ते नाते सब खत्म हो जाते हैं। तुम्हारी इज्जत तब तक, अगर मेरी बात समझ में आ रही तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, तुम्हारी इज्जत तब तक है जब तक तुम्हारा हाथ तुम्हारी जेब में है।
तुम्हारी इज्जत तब तक है जब तक तुम्हारा हाथ तुम्हारी जेब में है और तुम्हारे हाथ की डायरेक्शन यूं है, यूं नहीं। जिस दिन तुम्हारे हाथ की डायरेक्शन यूं हो गई, पूरी दुनिया तुम्हारी पलट जाएगी, पूरे रिश्ते, नाते, प्यार, मोहब्बत सब पलट जाएंगे। तो अगर तुम्हारे पास यह है कि हां लो लो लो, दुनिया तुम्हारे हाथ के नीचे है, यह बात याद रखना। और यूपीएससी तुम्हें पावर दे देती है, यूपीएससी पावर दे देती है। घर चाहिए खरीद लूंगा, गाड़ी चाहिए खरीद लूंगा यार, और क्या चीज चाहिए। अंत में समाज क्या ढूंढता है, ए भैया हमारा ही काम फंस गया, कोई आईएएस आईपीएस को जानते हो, मैं इसी दुनिया में रहता हूं यार, हाँ हमारे साथ पढ़ाई किए थे, हाँ भाई साहब आईपीएस हैं। 4 लोग आके पैर छुएंगे, अरे भैया भैया हमारा काम करा देते हैं। तुम्हें रुतबा चाहिए मिलेगी, तुम्हें आर्थिक सुरक्षा चाहिए मिलेगी, पर शर्त है कि दिल से तैयारी कर लेना, अपने आप को झोंक देना, और तुम आराम से जहां पहुंचना चाहते हो पहुंच जाओगे। यही तो तुम चाहने आए थे। तो ये एक तैयारी, ऐसी तैयारी है जो तुम्हें कभी निराश नहीं करेगी। इसी बात का डर है ना कि नहीं हुआ तो क्या करेंगे, अरे ठाठ से रहेंगे, नहीं हुआ तो क्या करेंगे, ठाठ से रहेंगे भाई, ठाठ से रहेंगे। तो टेंशन मत लेना, राइट, टेंशन मत लेना। आईएएस अधिकारियों को जो सैलरी मिलती है, जब आप पहले जाओगे एसडीएम पे 56,100, ये रिवाइज होती रहती है, समय समय के साथ चेंज होती रहती है, पोस्टिंग पे भी डिपेंड करता है किस इलाके में आपकी पोस्टिंग है। जब डीएम बनते हो तो लगभग 78,000 ये मूलभूत वेतन होता है, इसमें बहुत ढेर सारे पर्क जोड़ दिए जाते हैं, तो ये सैलरी इन्फ्लेट हो जाती है, बहुत ढेर सारे अलायंस सब ये मूलभूत सैलरी है। और कैबिनेट सेक्रेटरी तक जाते हो तो 2.5 लाख के ऊपर आपकी सैलरी बन जाती है। लेकिन इतनी सुविधाएं होती हैं, इतनी सुविधाएं होती, कहीं जाना है, कहीं रहना है, बंगला, नौकर चाकर। अभी मैं गया था मिलने के लिए सिलेक्शन के बाद, तो पूरे बंगले में अकेले थे, पूरे बंगले में अकेले। जब मैंने नजर डाली नौकरों की तो 11 के ऊपर नौकर थे, चारों तरफ सिक्योरिटी लगी हुई थी, 3-4 माली खोद रहे हैं, कुछ बना रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कोई कुक है, यहां तक कि बाल काटने के लिए वहां सैलून भी अंदर बना रखा था बंगले में। गाड़ी कोई और चला रहा है, सिर्फ बोलना है गाड़ी निकलवाओ, ठीक है। कुक कोई और है, साफ सफाई कोई और है, फलाना कोई और है, मेंटेनेंस का कोई और देख रहा है। हाँ पूरा महल बना रखा है भैया मेरे। एक आदमी जो अपने पैसे से, भले जो करोड़पति हो, इतने जो है वो अपने सहायक नहीं रख सकता। 11 आदमी तो खाली आसपास घूम रहे, हम गिने, हम कितने हैं, 11 आदमी। तो आप अंदाजा लगाओ, और एक को भी सैलरी नहीं देनी अपनी जेब से, सिर्फ ऑर्डर देना है। तो पर्क्स इतने इंपॉर्टेंट होते हैं, ये इतना महत्वपूर्ण है। जिस बंगले में डीएम रहता है, कभी उस बंगले, उतना बड़ा बंगला किराए पे लेने की कोशिश करो, एक आध किडनी तो गिरवी हो ही जाएगी भैया मेरे, ठीक है। वहां स्क्वायर फुट एरिया, जैसे आप कहीं फ्लैट लेने जाते हो, बोले 2 BHK स्क्वायर फुट एरिया कितना है, वहां नहीं पूछा जाता, वहां नहीं पूछा जाता। बोले लॉन कितने हैं, बागीचा कितना है, ठीक है, पर्सनल गार्डन है कि नहीं है। जितने में एक बंगला होता है उतने में यहां सोसाइटी बन जाती है, 400-400 फ्लैट की सोसाइटी बन जाती है जितने में एक डीएम का बंगला होता है, हाँ या ना। तो ये भी भैया बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये इसकी सबसे बड़ी पावर है। तो सपने पाल लो, पहुंचना है भाई मेरे, पहुंचना है ना। तो पक्की बात है, दिल लगा के करो तैयारी। और अब कुछ बता दे, जो लोग अब मेरे साथ गुरुकुल में जुड़ना चाहते हैं, आज भी मैं कम से कम 10 बच्चों की काउंसलिंग करने जा रहा हूं, ठीक है। जो नए बच्चे जुड़ना चाहते हैं वो गुरुकुल में जो हमारा नोएडा सेंटर है वहां पर आ सकते हैं। यहां पर ही क्लासरूम प्लस मेंटरशिप प्लस लाइब्रेरी, ये सब कुछ रहेगा। बहुत ही इंटेंसिव प्रोग्राम है, लेकिन इसमें एडमिशन मेरे थ्रू होगा। पहले आप काउंसलर को कॉल करेंगे और उसके पश्चात मैं उनकी काउंसलिंग करूंगा कि मेरे कुछ क्वेश्चन है, उस टेम्परामेंट के हिसाब से वो लोग यहां जुड़ जाएंगे। जो लोग फॉर्म भरना चाहें यहां फॉर्म भर सकते हैं, जो मेरी टीम शेयर कर रही है, अथवा दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, राइट। कॉन्सेप्टर सबसे पावरफुल बैच ऑनलाइन का है, संकल्प बैच शुरू होने जा रहा है जल्दी ही। 5,000 रुपए महीने की इंस्टॉलमेंट पे
आप ये भी पढ़ाई कर सकते हैं आफ्टर 12th अगर आप हैं तो। 2 साल का ये बैच हमारे साथ चलेगा। और आज जो नई अनाउंसमेंट है वो जीएस फाउंडेशन बैच है, देश का सबसे सस्ता बैच, मात्र 6,999 में, 6,999 में कंप्लीट प्रीलिम्स कम मेंस, यानी प्री कम मेंस का पूरा कोर्स, 600+ आवर्स का कोर्स। और ये शुरू हो रहा 12 अप्रैल से। बाइलिंगुअल बैच है, हिंदी और इंग्लिश, 12 अप्रैल से शुरू हो रहा है ऑनलाइन माध्यम से ओजांग एनी टाइम लर्निंग ऐप पे आप जा सकते हैं। पॉलिटी से शुरू हो रहा है, ठीक है, सुमित सर यहां से शुरू करेंगे, आप इनके साथ पढ़ भी चुके हैं, सो यू कैन स्टार्ट विद दिस। हम लोग यहां से शुरू करेंगे, सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जुड़ जाइए जो लोग 1 साल में आना चाहते हैं, जो लोग नोएडा आना चाहते हैं, मेरी गाइडेंस में पढ़ाई करना चाहते हैं, वो लोग यहां पे आ सकते हैं और इसके साथ साथ अदर कोर्सेज के भी वो जानकारी ले सकते हैं। और इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स रवि बजाज सर मात्र 499 में लेकर आए विद सर्टिफिकेट। पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स इसके साथ भी जुड़िए। तो अब चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग बढ़िया जबरदस्त तरीके से, राइट। तो अब फाउंडेशन में लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, तो 12 तारीख से पहले अब जुड़ जाइए और सुमित सर के साथ फाउंडेशन बैच का हिस्सा बन जाइए 1 साल के कोर्स में। और जो 2 साल मेरे साथ तैयारी लेवल बाय लेवल करना चाहते हैं उन सभी का स्वागत करता हूं मैं कॉन्सेप्टर बैच में। तो रेडी हैं? सेकेंड ईयर में हूं मैं, क्या कॉन्सेप्टर बैच ले सकते हो? बिल्कुल, कॉन्सेप्टर बैच है ही है अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट के लिए। 2 साल 2 इयर्स की प्रिपरेशन करनी है यहां पर, लेवल 1 और लेवल 2, यानी यहां पर हम कॉलेज के साथ साथ प्रिपरेशन कराते हैं, ठीक है, ताकि आपके ऊपर प्रेशर कम हो और ग्रेजुएट होते होते आप यूपीएससी के लिए तैयार हो जाओ। ये उन्हीं के लिए। क्लियर है दोस्तों? कोई और क्वेश्चन है पूछ सकते हैं आप लोग, और फॉर्म भर दीजिए जितने भी लोग हैं। स्क्रीन पे नंबर है, आप नंबर पे कॉल कर सकते हैं। और सभी दोस्तों से मेरा निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक करें। अगर ये मेहनत हमारी सफल हो रही है, मेहनत आपको दिख रही है, तो मैं आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। थैंक यू सो मच। और मैं उम्मीद करूंगा दिए गए नंबर पे आप कॉल करेंगे और भी आपको जानकारी लेनी है। और बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो चैनल को उन्होंने सब्सक्राइब ही नहीं किया है, तो अगर आप हमारी मेहनत को सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे अब मैं, अगर आप लोग सपोर्ट करते हैं तो मैं क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम, आंसर इंप्रूवमेंट प्रोग्राम लाना चाहता हूं ताकि आप लोग इसके साथ जुड़े। इसके लिए आपको ओजांग एनी टाइम लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लेना है, ओजांग टेस्ट प्रैक्टिस की ऐप डाउनलोड कर लेना है। फ्री में क्वेश्चन दिए जा रहे हैं वो करेंगे। और आज शाम को 6 बजे इसी चैनल पे संयम सर आ रहे हैं क्विज लेकर। कितने लोग डेली क्विज उनके साथ जुड़ रहे हैं? जिलाधिकारी के क्विज में कितने लोग जुड़ रहे हैं? अगर नहीं आप कर रहे हैं तो फिर आपका बहुत नुकसान होगा। शाम को 6 बजे जितने भी स्टूडेंट हैं वो जान लें, शाम को 6 बजे संयम सर जो है आते हैं क्विज डेली कराने के लिए। जीके जीएस के क्विज बहुत इंपॉर्टेंट, अगर डेली 10 क्वेश्चन भी आपके पूरे हो रहे हैं तो आपकी पढ़ाई में बहुत जबरदस्त उछाल आएगा। तो अभी जो लोग नहीं जो है जुड़े हुए हैं, जिनको डर लग रहा है, वो शाम को 6 बजे हैबिट करें और वहां उनको बहुत मजा आएगा। सवालों के जवाब दें, कोई भी दिक्कत आ रही है आप पूछें कि सर मुझसे ये नहीं हो रहा है, आप हमें तरीका बताएं, और डेफिनेटली हम आपको तरीका बताएंगे। थैंक यू सो मच आप सभी का। कई बच्चों ने बढ़ चढ़कर जो है जवाब दिया, शाबाश। जो देखो लड़ेगा, आज का मेरा मैसेज क्या है, टेक अवे ले जाओ। आज का मैसेज ये है कि यूपीएससी में खोने के लिए कुछ नहीं है। अगर आपने दिल से प्रक्रिया का पालन कर लिया, दिल से इस प्रोसेस को फॉलो कर लिया, दुनिया में कभी भी आपको पैसे की, सम्मान की, संसाधन की कमी नहीं आएगी। इस बात को लिख के रख लो। सिर्फ परेशान वही होते हैं जो तैयारी के नाम पे अपना और अपने मां बाप के सपनों का कत्ल करते हैं। अगर आप ईमानदार हैं, शिक्षक जो बता रहा है उसको कर रहे हैं, दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं पाएगी। इस डर को निकाल दीजिए। सर नहीं हुआ तो क्या होगा? अगर आज की क्लास में मैं आपका डर भी निकाल पाया हूं और आपको जीवन का मकसद देकर आया हूं, तो आप ये समझ लीजिए कि आपको हार मानने की कोई आवश्यकता नहीं। और सबसे बड़ा एग्जाम्पल तुम्हारे सामने खड़ा है। जब मैंने इंस्टीट्यूट शुरू किया था तो मैंने 7 पुरानी कुर्सियां 100-100 रुपए की जो है खरीद कर रखे थे। आज भी वो फोटो लोग अपने पास रखते हैं। मैंने उसमें लिखा था कि गरीबी सपनों को सच होने से नहीं रोक सकती। मेरे पास 7,000 रुपए किराया देने के पैसे नहीं थे। गुल्लक फोड़कर मैं ग्रामीण सेवा के ऑटो में चलता था कि मेरे पास शाम को सब्जी खरीदने के पैसे नहीं हुआ करते थे। और अगर आज मेरे पास पर्सनल बॉडीगार्ड है, ड्राइवर है, गाड़ी है, तो ये सब कुछ मेरी टीचिंग एबिलिटी की वजह से मिला है। आज अगर मैं 150 से ज्यादा कर्मचारियों का घर चला रहा हूं तो ये इसी वजह से मिला है। आज अगर मैं 5 स्टेट्स में अवेलेबल हूं तो ये इसी वजह से मिला है।
और सबसे बड़ी बात है जो मुझे खुशी मिल रही है, हजारों लाखों स्टूडेंट का जीवन चेंज करके आज उनको रास्ता मिल रहा है, आज उनको भरोसा मिल रहा है। ये आप ध्यान रखिए, आज मैं उनका ओजांग सर हो गया हूं, कल आप बन सकते हैं। दूसरों की जिंदगी में चिराग जलाना कोई बहुत आसान काम नहीं होता है। तो जब कोई थैंक यू बोलता है, आज मेरी स्टूडेंट ने मेरे ऊपर किताब लिखी, वर्ल्ड बेस्ट टीचर, मुझे लगता है कि दुनिया के सबसे बड़े गिफ्ट में से एक है। तो यह सम्मान हासिल किया है, कल आपके ऊपर कोई किताब लिखेगा, आप शख्सियत बन जाते हैं। तो यहां हारने के लिए कुछ नहीं है, बस आगे बढ़ जाइए। थैंक यू सो मच।